Okay, so let's start our biotech principle and processes. Lecture number 1. Biotechnology. So techniques of using living organisms for products and services. Very interesting. Bio living. टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक्स. सो ऐसी टेक्निक्स कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके कुछ उनसे प्रोडक्ट और सर्विसेज ले सकें. अब देखो, ट्रेडिशनल ओल्ड बायोटेक और मॉडर्न बायोटेक. पुराने टाइम में क्या बायोटेक होता था और अब क्या होता है. पुराने टाइम में भले ही लोगों को पता ना हो, लेकिन वो भी एक बायोटेक ही था. यूजिंग कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स लाइक फॉर मेकिंग कर्ड, लैक्टोबैसिलस, इडली एंड डोसा, यीस्ट, ब्रेड्स, वाइन्स, है ना. तो जो कि हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते थे कर्ड बनाने के लिए, लैक्टोबैसिलस, इडली डोसा, यीस्ट और ब्रेड्स, वाइन. लेकिन मॉडर्न बायोटेक में हम जीएमओस का यूज़ करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए. इसके एग्जांपल है आईवीएफ, जीन थेरेपी और वैक्सीन्स. ठीक है. जीएमओस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में. ईएफबी सर ईएफबी क्या होता है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इन्होंने बायोटेक को डिफाइन करा था ओल्ड और मॉडर्न व्यू दोनों को कंसिडर करके. अब इनकी डेफिनेशन सुनो जो इन्होंने दी थी ईएफबी ने, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज इन ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, देयर एंजाइम्स, मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. एक एक वर्ड फील हो जाना चाहिए, जो कि हुआ भी. मॉलिकुलर एनालॉग्स क्या होता है ये बता देता हूँ. ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए आरएनए होते हैं. इंसुलिन मेड इन लैब दैट मिमिक्स द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. कॉपी करना बेसिकली, मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्ड. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. क्या प्रिंसिपल है सर इसका? 2 कोर टेक्निक्स होती हैं जो कि एनेबल करती हैं मॉडर्न बायोटेक को. फर्स्ट इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेकंड इज योर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दूसरा जीन ट्रांसफ़र, तीसरा जीन क्लोनिंग. बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब कि माइक्रो फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए. मेंटेनिंग स्टेराइल इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट एनी कंटेमिनेशन और एनी अनवांटेड जीन ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग. कोई सा भी, जब मैं अपना ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाऊँ एक माइक्रोब भी ना हो जो मैं ना चाहता हूँ वहाँ पे, वैसा इन्वायरमेंट मुझे बनाना है. कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान, वरना फिर बिगड़ जाती है यार प्रोसेस, वो सही नहीं है. तो ये हो गया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में. और जेनेटिक इंजीनियरिंग 2 टाइप के आपके टेक्निक हो जाती हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग. फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए. और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं. मान लीजिए प्लांट सेल का डीएनए लिया. अब तुम इसमें से ये वाले डिज़ायरेबल डीएनए का कोई भी डिज़ायरेबल जीन डीएनए काटना चाहते हो. कट विद मॉलिकुलर सीजर्स. कुछ मॉलिकुलर सीजर्स होती हैं, उन्हें मैंने यूज़ करा और यहाँ से कट कर लिया. फॉरेन डीएनए, अब जिसके ऊपर मैं ये डालने जा रहा हूँ उसके लिए तो फॉरेन ही है ना. फॉरेन डीएनए दैट इज़ डिज़ायरेबल जीन, मेरे लिए डिज़ायरेबल जीन. प्लाज्मिड, ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. सब जानते हैं क्लास 11th की पुरानी बातें. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, यस. एज अ वेक्टर टू ट्रांसफ़र. अब वेक्टर की तरह काम करता है बेसिकली, यही तो करेगा हमारा ट्रांसफ़र करने का काम. और इसके पास ओराई भी होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. कट विद मॉलिकुलर सीजर. अब मॉलिकुलर सीजर से मैंने इसे भी हिस्सा इसका कट करा. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. मॉलिकुलर सीजर वही है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. और ज्वाइन कर दिया एक मॉलिकुलर ग्लू से. मॉलिकुलर ग्लू से ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था डीएनए लाइगेज. और बन चुका है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है और ये डिज़ायरेबल जो जीन है इस प्लाज्मिड में ऐसे कनेक्ट है एकदम. अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, जीन ट्रांसफ़र भी तो करना है अब. तो ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट. अब जो भी होस्ट तुमने पकड़ा, और अच्छा होस्ट कौन? इकोलाई. क्यों है ये आगे बताऊंगा. तो अब इसमें ट्रांसफ़र कर दो. थर्ड इज योर जीन क्लोनिंग. अब मल्टीपल कॉपीज़ भी अब वो मल्टीपल कॉपीज़ अपने आप बनती रहेंगी, उसमें बन जाएंगी इकोलाई के अंदर. जीन क्लोनिंग. चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर अब. ओके.
हाउ वॉज द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्टेड? यार ये बना कैसे था पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कैसे बना होगा आखिर? तो देखो, कहानी है ये 1972 की। स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दे लिंक्ड एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। कैसे बनाया था, क्या यूज़ करा था? इन्होंने नेटिव प्लाज्मिड लिया था सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का, नेटिव प्लाज्मिड। इसे काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इससे काफ़ी अच्छा सवाल बन सकता है, मैं खुद बना सकता हूँ। नेटिव प्लाज्मिड और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ली थी। ये देखो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, ये इसका नेटिव प्लाज्मिड है। लिया, कट करा, अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला, इसके साथ में ज्वाइन कर दिया अपने डीएनए लाइगेज के थ्रू। ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफ़र कर दिया ई कोलाई के अंदर, हो जाएगी तुम्हारी जीन क्लोनिंग। चाओ। क्या? 1972। यस, चलो। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, अब हम डिटेल बात करेंगे। अब हम हल्की फुल्की बात नहीं करेंगे, अब हम डिटेल में बात करेंगे, एक एक स्टेप क्या होता है बायोटेक का। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। पहला तो तुम आइडेंटिफाई करो, आइसोलेट करो उस डीएनए को जो तुम्हें निकालना है, जो तुम्हें डिज़ायर है। अब फ्रेगमेंटेशन करो उस डीएनए का, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसे कट करो। आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत प्यारी टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स। अब उस डीएनए फ्रेगमेंट का तुम्हें अलग भी तो करना है बाकी सबसे, बाकी सब फ्रेगमेंट से। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उससे निकाल लेते हैं। फोर्थ स्टेप इज़ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डिज़ायर्ड जीन यूजिंग पीसीआर। पीसीआर का यूज़ करके हम बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं अपने। अब एक डिज़ायर्ड जीन से काम थोड़ी चलेगा, बहुत सारी कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी। तो एक मशीन होती है पीसीआर, चलो आगे बताऊंगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एम्पलीफिकेशन करते हैं। नाउ फिफ्थ स्टेप इज़ लिंकिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद वेक्टर। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी आया, अब उसे वेक्टर के साथ लिंक करो, ट्रांसफ़र करो होस्ट में। सेवन्थ इज़ कल्चर करो उसे होस्ट में लार्ज क्वांटिटी में बायोरिएक्टर। अब छोटा मोटा तो मैं कल्चर करूँगा नहीं, एक इक्वलाई तो लूँगा नहीं, बहुत बड़ा बायोरिएक्टर होता है, 100 लीटर से 1000 लीटर के टैंक होते हैं, उसमें हम कल्चर करेंगे। सेपरेशन करो, प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स करो, वो सब मैं बताऊँगा बायोसिंथेसिस आगे। फर्स्ट, अब एक एक स्टेप को डिटेल में, जो मैंने अभी ऐसे बताए थे, ऐसे ही बोले थे अभी, उसे डिटेल में हम देखेंगे। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब देखो, एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लिया हमने और उसके अंदर मैंने कुछ सेल्स डाली। अब डिपेंड करता है तुमने प्लांट सेल डाली है, फंगल सेल डाली है या बैक्टीरियल सेल डाली है। पहला काम तो होगा इसकी सेल वॉल को मैं कैसे तोड़ूँ। ऑब्वियस सी बात है, जेनेटिक मटेरियल तो अंदर ही होगा, वैसे बाहर थोड़ी होगा, बाहर कैसे हो सकता है, अंदर ही होगा। अब सेल वॉल को तोड़ना है। अब अगर तुमने प्लांट सेल डाली है तो वहाँ डालो सेल्यूलेज एंजाइम, तो वो ब्रेक कर देगा। अगर फंगल सेल डाली है तो काइटिनेज डालो, और बैक्टीरियल डाली है तो लाइसोजाइम डालो। ब्रेक्स द वॉल टू रिलीज सेलुलर कंटेंट। जितना भी सेलुलर कंटेंट होगा, और जेनेटिक मटेरियल तो निकलेगा, हर चीज़, साइटोप्लाज्म, योर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, हर ऑर्गेनली निकल जाएगा उसके अंदर से। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब ही क्यों लिया, ये अब बताता हूँ। मेरी सवाल मैं ही जवाब दूंगा। Here other components that are not required are also present, needs to be digested. DNA can be precipitated out by adding chilled ethanol, spooling fine threads of DNA। अब देखो, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे निकल गई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा जेनेटिक मटेरियल चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपको आपका जेनेटिक मटेरियल चाहिए, फालतू की चीज़ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और हटाओ इसे यहाँ से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अब क्या करें? अब देखो, प्रोटीन्स होंगे उसमें, फालतू की चीज़ जो तुम्हें नहीं चाहिए। आरएनए भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या तुम्हें लिपिड भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो देखो, प्रोटीन्स को हटाने के लिए प्रोटीएज डाल दो, आरएनए को आरएनएज डाल दो, लिपिड्स को लाइपेज डाल दो। अब डीएनए तो मुझे मिल गया, लेकिन वो डीएनए मुझे दिख नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है, मतलब एकदम डिजॉल्व फॉर्म में है, कैसे दिखेगा? तो एक काम करो, अल्कोहल लेके आओ मार्केट से,
लेकिन चिल्ड होना चाहिए एकदम ठंडा, नहीं पीना नहीं है, उसमें डाल दो। अब डालने के बाद पीपीटी बन जाएगा उस डीएनए का, मतलब कि जैसे कि चाय में मलाई आ गई हो, बिल्कुल वैसे हो जाएगा। सबसे सिंपल मैंने बताया है। और हाँ, इतना तगड़ा एग्जांपल दिया है मैंने, बिल्कुल चाय में मलाई है, एकदम सही, एकदम करेक्ट है, परफेक्ट। जब तुम उसे उठाओगे बिल्कुल वैसा डीएनए लगेगा, बट हाँ वो ज़्यादा मोटा होता है उसमें। स्पूलिंग, इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। फाइन थ्रेड्स मिल जाएंगे डीएनए के। फ्रेगमेंटेशन, नाउ सेकंड स्टेप इज ऑफ फ्रेगमेंटेशन। नाउ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, सेकंड चलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द जीन विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कहानी बताता हूँ मैं। 1963 की बात है, 1972 से पहले आता है 1963, यस। टू एंजाइम्स वर नेमली, दो एंजाइम थे, पहला था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा था डीएनए मिथाइलेज। ये कहाँ मिले थे तुम्हें? रोड पे पड़े तो नहीं मिले होंगे, बिल्कुल ये ई कोलाई में मिले थे मुझे। फॉर्म्ड क्लीव्ड रेस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, क्लीविंग इट जेनेटिक मटेरियल एंड लेटर एडेड मिथाइल ग्रुप टू इट्स ओन डीएनए टू प्रोटेक्टेड। जो देखो, मैं रिसर्च कर रहा था, ई कोलाई सेल मिली मुझे, मैंने जब देखा, मैंने जब उसमें बैक्टीरियोफेज डाला, सर बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वो वायरसेस का ग्रुप जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं। तो जब मैंने देखा तो ई कोलाई पे जब वो बैक्टीरियोफेज गया, वो उसे इन्फेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। मैंने देखा जब, तो मुझे दिखा जो उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल जब ई कोलाई के अंदर गया, ई कोलाई के अंदर जाने के बाद कोई चीज़ थी जो उसे कट कर दे रही थी। आई डोंट नो व्हाट, बट उसे कट कर रही थी, और उसका ही नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। क्या बात कर रहे हो सर? यस। लेकिन फिर अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठा है कि अगर वो जेनेटिक मटेरियल को कट कर देता है तो ई कोलाई की जेनेटिक मटेरियल को क्यों नहीं करता? ई कोलाई बहुत चालाक है, ऐसा थोड़ी है वो अपनी मौत को खुद बुलावा देगा। वो डीएनए मिथाइलेज एक ग्रुप होता है, जब भी तुम जेनेटिक मटेरियल पे किसी पे ऐड कर दो तो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस पे वर्क नहीं कर पाता, तो बस काम नहीं करेगा वो उसके जेनेटिक मटेरियल पे। ये देखो, क्लीव क्लीव वही कट कर दिया इनटू स्मॉल पीसेस। डीएनए मिथाइलेज ज्वाइन हो गया है, इसे बोलते हैं मिथाइलेशन ऑफ ओन डीएनए। सारी चीज़ें मैंने बता दी। Note: restriction enzymes are isolated from prokaryotes, and till date more than 900 restriction nucleases have been isolated from over 230 strains of bacteria. वैसे एनसीईआरटी घटिया है एकदम, पुराना डाटा लिखा है इसमें। चलो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पुराना डाटा लिखा है तो अब क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में तो यही आएगा। काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं वैसे। हाँ, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम प्रोकैरियोट से आइसोलेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और टिल डेट मतलब अभी तक मुझे 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल चुके हैं जो कि मैंने आइसोलेट करे हैं 230 से ज़्यादा स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से। 230, 220, 230, 240, 230। यूकैरियोट बैक्टीरिया, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ, नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब नेमिंग कैसे होती है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, इको R1। इको R1 क्या है ये, कहाँ से आया है ये? अब जो ई है इसमें, वो ई का जो फर्स्ट, अब देखो सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जो नेमिंग होती है उनके लिए कुछ रूल सेट हैं, और वो रूल्स ही बताने वाला हूँ मैं। इको R1, अब ये जो ई है ये क्या बता रहा है? सर ये बता रहा है उस जीनस का नेम, वो किस जीनस से बिलोंग करता है। और ये जो आगे के दो लेटर लिखे हैं स्मॉल केस में, ये बता रहे हैं स्पीशीज़ का नेम। ईगो तो समझ में आ गया सर, ये R1 क्या है, ये तो किसी बाइक का नाम लग रहा है। नहीं, तो आर मतलब कि स्ट्रेन, मतलब कि रफ स्मूथ वो वाली स्ट्रेन्स हो गई। और 1 जो कि ये रोमन नंबर में लिखा है, रोमन नंबर में लिखा होना चाहिए, याद रखो रोमन नंबर में लिखा होना चाहिए। और
इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन की, बिल्कुल बहुत हाई लेवल हो जाएगा यहाँ 12th क्लास के हिसाब से, ठीक है। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम हो जाएगा इस्चरेचिया कोलाई RY13। यस, इस्चरेचिया जो बोलना है बोलो, एस्चरेचिया कोलाई RY13 पूरा नाम। एक और एग्जांपल बताइए सर। चलो बता देता हूँ। हाइंड 2, एच का मतलब हीमोफिलस जीनस से है, IN मतलब इन्फ्लुएंजा स्पीशीज़ है, और स्टेन है D, RD स्टेन है, एक RD स्टेन, और 2 मतलब कि ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन 2 है। वैसे NCERT में तो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन भी यही है। हाइंड 2 is the first restriction endonuclease to be isolated and characterized 5 years later। हाइंड 2 हमारा पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जो हमने आइसोलेट करा था और करेक्टराइज करा था इसे 5 साल बाद। यूजुअली टाइप 1 एंजाइम जो होते हैं जैसे कि हाइंड 1, वो यूज़ नहीं करते जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सर आप कह रहे हैं कि हाइंड 2 पहला था, हाइंड 1 क्यों नहीं? क्योंकि हाइंड 1 हम यूज़ नहीं करते हैं जेनेटिक, वो उतना हाइंड 2 से बेटर नहीं है। तो जो सबसे पहला मिला था जो कि अच्छा था वो तो हाइंड 2 ही है ना हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है, टाइप 2 वाला पहला है हमारे लिए। यस। वर्किंग क्या होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम जिन्हें न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्यों बोला? बायोलॉजी में हर एक वर्ड का मतलब होता है, हर एक टर्म का मतलब होता है। एक ऐसा सब्जेक्ट, इतना इतना प्यारा सब्जेक्ट है बायो, हर एक वर्ड का मतलब यहाँ पे निकलता है। न्यूक्लियस का मतलब भी है न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला। बताओ, कट्स न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड्स जो DNA और RNA और जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। बेसिक्स क्या होते हैं? बेसिक्स तो सब जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड DNA RNA में होता है, बिल्डिंग ब्लॉक इनके न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं? शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। और शुगर तुम्हारी दो टाइप की मिलती है, DNA में डीऑक्सीराइबोस मिलेगी, RNA में राइबोस मिलेगी। एंड नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन्स और पायरिमिडीन। प्यूरिन्स होगा AG, पायरिमिडीन CT और U। सर U किस में होता है? बेसिकली U तुम्हारा T की रिप्लेस में होता है RNA में, और T होता है तुम्हारा DNA में। मतलब कि एडेनिन ग्वानिन इन योर प्यूरिन और पायरिमिडीन साइटोसिन, और बाकी तुम्हारा थाइमिन DNA है तो थाइमिन, RNA है तो यूरेसिल, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बेसिकली कौन से बॉन्ड्स होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं। और जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। AT डबल बॉन्ड, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और GC ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। शुगर दोनों को ज्वाइन करके रखता है, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस को। यस। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आखिर क्या वर्किंग होती है, क्या टाइप्स होते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे मैडम, मैडम को तुम लेफ़्ट टू राइट पढ़ो या फिर राइट टू लेफ़्ट पढ़ो, दोनों सेम साउंड करेंगे, सेम ही है। MADM मैडम मैडम। दैट रीड्स सेम फ्रॉम बोथ एंड्स। उन्हीं ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी कुछ ऐसे ही होते हैं, GATTC, CTT, ASG। But in case of DNA, palindromic sequences are those that read the same from 5 prime to 3 prime on both the strand। लेकिन DNA के केस में अब यार वही है ना, अगर तुम्हें बॉटनी का मॉलिकुलर वाला चैप्टर पढ़ लिया है, ये सारी बातें बच्चों वाली लगेंगी, तुम्हें सारी बातें बच्चों वाली लगेंगी। तो DNA में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का क्या मतलब है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर मैं रीड करूँ दोनों एंड से तो सेम रीड हो, उसे बोल देंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। यस सर। अब जैसे कि ये स्टैंड है मेरे GAATTC, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैंने पढ़ दिया ऊपर अपर स्टैंड से। अब लोअर स्टैंड से पढ़ूंगा मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, GAATTC, सेम है दोनों। रेस्ट्रिक्शन enzyme recognizes 4 to 8 long sequences known as palindromic and cuts between the same bases on both strands little away from the center। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं लगभग 4 से 8
4 से 8 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, है ना, 4 5 6 7 8 ऐसे हो सकते हैं, और कट करता है। और हाँ, जिन बेसिस के बीच में अपर स्टैंड में, जैसे कि अगर इस कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने डाला है, उसने जीए के बीच में कट करा है अपर स्टैंड में, तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लोअर स्टैंड में भी जीए के बीच में ही कट करेगा। क्या कंसेप्ट है? अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी 2 टाइप के होते हैं। और हाँ, एक चीज़ बताओ, कट क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। काफ़ी सारे बच्चे इसका गलत आंसर देंगे, आई नो। यस, वेरी वेल। 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं? कट्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द स्ट्रैंड्स, मतलब एकदम एंड से कट करेगा, एकदम कोने से कट करेगा। और जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, अब मैं कह रहा हूँ बायो में हर टर्म हर वर्ड का मतलब निकलेगा, हर वर्ड का मतलब निकलेगा। एक्सोन्यूक्लियस बाहर से, एंडो अंदर से, कट्स विद इन द स्ट्रैंड, बीच से कट कर रहा है। यूज़ दिस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल। और हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस? एंडोन्यूक्लियस यूज़ करते हैं, एंडोन्यूक्लियस। अब क्यों एंडोन्यूक्लियस क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज वो अच्छे से बाइंड कर जाते हैं। अब क्यों करते हैं वो भी डिटेल में बताता हूँ। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ एंड, 2 टाइप के एंड प्रोड्यूस करते हैं। पहला है ब्लंट और फ्लश एंड्स, दूसरा स्टिकी, कोहेसिव और ओवरहैंगिंग या स्टैगर्ड हैंड। ब्लंट या फ्लश एंड्स मतलब एकदम ब्लंट तरीके से काटेगा, मतलब कि जैसे अगर अपर स्टैंड पे इस पॉइंट पे काटा है तो डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड उसी पॉइंट के लाइन में नीचे वाले स्टैंड पे कट करेगा। इसे बोलते हैं ब्लंट या फ्लैश एंड्स। और कौन करता है? एग्जांपल है हाइंड टू। सेकेंड इज स्टिकी, कोहेसिव, ओवरहैंगिंग। हर वर्ड का मतलब है, मैंने पहले ही बोला, स्टिकी, कोहेसिव, ओवरहैंगिंग या स्टैगर्ड एंड। तो यहाँ पे जब ये कट करता है कोने से कट करेगा, ऐसा नहीं है कोई वर्टिकल वर्टिकल है, नहीं। ऊपर वाले स्टैंड में अगर एकदम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट में कट करा है तो नीचे वाले स्टैंड में एक्सट्रीम राइट पे कट करेगा। यस। कौन सा अच्छा है? स्टिकी वाला अच्छा है। क्यों? अभी बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ सुन लो ब्लंट और फ्लैश एंड्स के बारे में। जब हाइंड टू वहाँ पे कट करता है तो मैंने बताया था सेम बेसिस के बीच में करता है, बिल्कुल सेम बेसिस के। जैसे एग्जांपल यहाँ पे टीए, ऊपर वाले पे टीए, नीचे वाले पे भी टीए। अब एक पाइरिमिडीन होगा और एक प्यूरिन होगा, लेकिन हाइंड टू में एक और आ गई ना कंडीशन, एक पाइरिमिडीन होना चाहिए और एक प्यूरिन होना चाहिए। नीचे भी एक पाइरिमिडीन एक प्यूरिन, ये वाली आ जाती है इसमें कंडीशन। हाइंड टू में एक पाइरिमिडीन और प्यूरिन के बीच में ही कट मारे गई, बस। बाकी ऐसी कंडीशन तुम्हारे उसमें इको आर1 में नहीं है जो कि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा। वर्किंग ऑफ इको आर1 बहुत इंपॉर्टेंट, एक चीज़ याद रख लो। किसने बोला इंपॉर्टेंट? मैं बोल रहा हूँ, तब तो होगी ही फिर। तो GAATTC, GAA कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग TTC, इसको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये किसकी साइड्स हैं? ये किसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? ये है इको आर1 का। कौन से एंड्स कट करता है? स्टिकी एंड्स, कोहेसिव, स्टैगर्ड, ओवरहैंगिंग। चलिए, मैंने लिया वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए। वेक्टर डीएनए को कट करा इको आर1 से, फॉरेन डीएनए को भी कट करा इको आर1 से, और बस उन्हें डीएनए लाइगेज के थ्रू ज्वाइन कर दिया। बहुत बहुत प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ये ज्वाइन होते हैं, बहुत बहुत अच्छे तरीके से ज्वाइन होते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं। और यहाँ पे ये जब कट करता है ना, तो मान लो इसने यहाँ से कट कर दिया, अभी जो बाकी के बेसिस हैं TTA, ये तो ऐसी लटक रहे हैं ना खाली, इसीलिए बोलते हैं ओवरहैंगिंग, इसीलिए बोलते हैं ओवरहैंगिंग।
और कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग भी है, और डीएनए लाइगेज तो मैंने डाल दिया है, वो भी अच्छा है, बन गया तुम्हारी कॉम्बिनेंट डीएनए। अब नोट करने वाली बात सुन लो, बोथ वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए आर कट विथ सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू प्रोड्यूस सिमिलर स्टिकी एंड्स। दोनों वेक्टर और फॉरेन डीएनए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये नहीं कि मैंने सर वेक्टर डीएनए को कट कर दिया इको R1 से और उस फॉरेन डीएनए को कट कर दिया हाइन 2 से, नहीं, ये नहीं चलेगा। एक से ही करो, दोनों को एक से, दोनों की इको R1 से करो, दोनों को हाइन 2 से करो, ताकि सिमिलर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हों, तभी तो ज्वाइन होंगे। स्टिकी एंड्स प्रोवाइड्स स्टिकीनेस फॉर इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ओवरहैंगिंग एंड्स ऑफ वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए। वो जो स्टिकी एंड्स होते हैं वो सच में स्टिकीनेस प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आसानी से यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। Okay, let's start our next lecture. Gel electrophoresis. Again, a very beautiful experiment. Separation and isolation of gene of interest. सेपरेशन और आइसोलेशन बेसिकली मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट का मैं करूँगा। प्रिंसिपल कैसे काम करता है, क्या चीज़ है, मतलब देखते हैं आओ। द फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज और मॉलिकुलर वेट थ्रू सीविंग इफेक्ट एज दे पास थ्रू द अगारोज जेल। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, इससे मुझे याद आया, उस क्वेश्चन में था, अच्छा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में था ट्रैप करने के लिए बच्चा, ताकि ट्रैप हो जाए जल्दबाजी में, उसमें लिखा था कि फ्रेगमेंट्स चार्ज के बेसिस पे यहाँ पे सेपरेट होते हैं। नहीं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में चार्ज के बेसिस पे कभी सेपरेट नहीं होते, होता है उनमें चार्ज, लेकिन चार्ज के बेसिस पे कभी नहीं होते। साइज और मॉलिकुलर वेट ओनली, ठीक है। और सीविंग इफेक्ट लगता है यहाँ पे। अगारोज इज ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड्स एंड इट इज़ यूज्ड हियर फॉर द सेपरेशन between two glass plates. Agarose is filled which was sealed left, right, bottom from top. Comb is inserted to create wells for loading the sample DNA to be separated. क्या करते हैं हम यहाँ पे, दो ग्लास प्लेट डालते हैं, ऐसे करके ग्लास प्लेट डाल दी, उन दोनों को सील कर दिया, लेफ्ट से भी राइट से भी सील, ऊपर से नीचे से। ऊपर से मैंने कॉम टाइप का एक स्ट्रक्चर डाल दिया। कॉम टाइप का स्ट्रक्चर सर आपने क्यों डाला? वेल्स बनाने के लिए, जहाँ मुझे अपना सैंपल लोड करूँगा मैं, वहीं तो होगा फिर उसमें ही तो मेरा डीएनए, तभी मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब आओ देखते हैं आगे क्या हुआ। मैंने अपना सैंपल लोड कर दिया है ये वेल्स हैं, लार्जर फ्रेगमेंट्स टूवर्ड्स। अब हाँ, उससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जहाँ पे वेल्स हैं वो है कैथोड नेगेटिव, और उसके अपोजिट में एनोड विच इज़ पॉजिटिव। और डीएनए होता क्या है ये सब जानते हैं, डीएनए इज ऑल्सो अ नेगेटिव सब्सटेंस, तो ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही मूव करेगा डीएनए। टूवर्ड्स द कैथोड हमने रखा है। हाउ टू नो इफ द सैंपल इज रनिंग अंडर द इलेक्ट्रिक करंट वाया जेल? मुझे कैसे पता चलेगा कि सच में मैंने जो सैंपल डाला है वो रन कर भी रहा है, वो वर्क कर भी रहा है या नहीं? वैसे एनसीईआरटी में है नहीं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। हम एक डाई डालते हैं जिसका नाम है ट्रैकिंग डाई, उसका नाम है ब्रोमोफिनॉल ब्लू। यूज़ इट रन्स अहेड द सैंपल दैट दिस सैंपल वुड बी रनिंग टू। देखो, एक डाई डाली जिसका नाम था ब्रोमोफिनॉल ब्लू, वो अगर सैंपल रन कर रहा है तो ये डाई हमेशा उसके आगे रन करेगी। और तुम्हें भले डीएनए नहीं दिख रहा है, लेकिन डाई तो दिख रही है ना, डाई दिखेगी एकदम, डाई दिख रही है ब्लू कलर की, तो डाई ब्रोमोफिनॉल ब्लू है, ट्रैकिंग डाई। अगर वो रन कर रही है तो समझ लो तुम्हारा सैंपल भी रन कर रहा है। स्मॉलेस्ट वाला सबसे फार्दर चला जाएगा एनोड की तरफ, सबसे ज़्यादा फास्ट रन करेगा, है ना, तो जो सबसे छोटा होगा। टू विजुअलाइज द डीएनए, अब मुझे विजुअलाइज करना है डीएनए, अब मुझे डीएनए को स्टेन करना है। स्टेनिंग कैसे करें सर? तो इथीडियम ब्रोमाइड एक यूज़ करते हैं हम डाई, इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड से सर क्या कलर आ जाएगा? तो देखो, इथीडियम ब्रोमाइड तुम डाल दो और कलर तुम्हें दिखेगा यूवी लाइट में। कलर कहाँ दिखेगा? क्या नॉर्मल विजिबल लाइट में दिख जाएगा कलर? नहीं दिखेगा। कहाँ, किस लाइट में दिखेगा सर? फिर कौन सी लाइट मुझे यूज़ करनी पड़ेगी? अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी रेज। सर कौन सा कलर दिखेगा? ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स, एकदम चमकती हुई ऑरेंज कलर दिख जाएगा। कौन सा कलर? ऑरेंज कलर, ब्लू ऑरेंज कलर दिखेगा, ऑरेंज यूवी लाइट के अंदर। विजिबल लाइट, यूवी लाइट, एक्सरे, यूवी लाइट।
Finally, the gel piece with the gene of interest is cut and DNA is separated. The steps is known as elution. अब फाइनली जो मेरा जेल पीस है, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो अलग हो चुका है, उसे कट करा, डीएनए को सेपरेट करो। इस वाली प्रोसेस को जो कट करा से डीएनए को सेपरेट करते हैं, इसे बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन, ठीक है, इल्यूशन, इल्यूशन जो बोलना है बोलो, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। डीएनए नेगेटिवली चार्ज रन्स टुवर्ड्स एनोड, बिल्कुल। अब आते हैं हम चौथे स्टेप पे। ये वही वाले स्टेप चले जो मैंने अभी तुम्हें 8-9 स्टेप बताए थे, 7-8, वही वाले स्टेप को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी, और तीन हो चुके हैं। अब चौथा सुनो, एम्प्लीफिकेशन जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ करके हम एम्पलीफाई करेंगे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। दिस वॉज, ये किसने इन्वेंट करा था? कैरी म्यूलिस ने इन्वेंट करा था। किसने? कैरी म्यूलिस। शायद इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, मुझे लग रहा है। यस, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इस पर। पीसीआर यूज टू मेक मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ एनी जीन। पीसीआर को हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी जीन की कॉपीज़ बना लेते हैं। कितने स्टेप होते हैं इनमें? इस मशीन में टोटल 3 स्टेप होते हैं। पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनीलिंग, और तीसरा एक्सटेंशियल पॉलीमराइजेशन। बेहद आसान स्टेप है, जिसने मॉलिक्यूलर बायो पढ़ी है यार, उसके लिए तो एकदम मक्खन। चलो बताता हूँ रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सर। तो सैम्पल डीएनए एम्पलीफाई तुम्हें करना है, यस। तो देखो, प्राइमर्स डाल दो, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, मतलब कि जो होते हैं प्राइमर, और न्यूक्लियोटाइड डाल दो इसके अंदर, और पॉलीमरेज डाल दो। सर कौन सा वाला पॉलीमरेज डालूं? टैग पॉलीमरेज डालते हैं। सर आपने टैग क्यों डाला? अभी बता रहा हूँ। अब इसमें टी का मतलब है देखो थर्मस, और ए क्यू का मतलब एक्वेटिकस। तो मेरी ये बात एक ध्यान से सुनना, ये जो पीसीआर मशीन होती है ना, इसमें टेम्परेचर के साथ हम खेलने वाले हैं, अभी खेलने वाले हैं हम टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर ज़्यादा रहने वाला है, तो यार अगर मैं कोई सा नॉर्मल पॉलीमरेज डालूंगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैंने टैग पॉलीमरेज डाला, और ये टैग पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल होता है, जो कि मैंने ऑब्टेन करा एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। वो सस्टेन कर जाता है हाई टेम्परेचर को, इसीलिए उसमें से मैंने टैग पॉलीमरेज निकाल लिया। ये भी सस्टेन कर जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। तो हमने पॉलीमरेज ले लिया है अपना, टैग पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड्स मैंने डाल दिए, प्राइमर डाल दिया। Everything as it at once in PCR tubes put in machine, just the temperatures change for every step to happen। अब यार कितनी तगड़ी चीज़ें कह रहे हैं कि जो मैंने अभी तुम्हें तीनों चीज़ें बताई, प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड और सैंपल, ऑब्वियस सी बात है, और पॉलीमरेज, तो ये सारी चीज़ें एक ही बार में डालनी पड़ती हैं। एक ही बार में डाल दो बस। अब क्या हमें कुछ करना है? नहीं। अब तुम्हें बस टेम्परेचर को जो है, बस वो टेम्परेचर अब हर स्टेप में चेंज होता जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें डल चुकी हैं। बस हर अभी डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, हर उसमें टेम्परेचर चेंज होगा। अब आओ देखते हैं क्या क्या टेम्परेचर है, क्या क्या होता है। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, बहुत सिंपल है एकदम। इसमें टेम्परेचर से कितना होता है? 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, उनके बिटवीन स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक, और वो जो सैंपल के स्ट्रैंड से सेपरेट हो चुके हैं। नाउ सेकेंड स्टेप इज प्राइमर एनिलिंग। 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे होता है। प्राइमर्स को मैं ऐड कर दिया, और ये प्रोवाइड करेंगे फ्री 3' OH। साफ बात है भाई, मॉलिक्यूलर बायो पढ़ लेनी चाहिए, जिसने भी नहीं पढ़ी है ना। बट मैं फिर भी बता देता हूँ, चलो एक बार, वैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, चाहे वो कोई सा भी पॉलीमरेज हो इस दुनिया का, वो कभी भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो सर? नहीं कर सकता। फिर क्या करते हैं हम? कोई ना कोई प्राइमर डालना पड़ता है, जो कि बस थोड़ा सा, मतलब कि जैसे होती नहीं है कोई भी चीज़, कहते हैं कि पुश दो उसे, थोड़ा सा पुश करो, है ना। ये वही काम करती है एकदम। प्राइमर स्टार्ट करवाने का काम करता है बस इस रिएक्शन को। तभी तो इस स्टेप का नाम है प्राइमर एनिलिंग। ये फ्री 3' OH प्रोवाइड करता है, जो कि उस टैग पॉलीमरेज को देते थे कि ले भाई, मैंने फ्री 3' OH प्रोवाइड कर दिया है, अब तू करता जा करता जा करता जा करता जा। वो बस लाइन से अब करता जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है वहाँ पे।
बस अब थर्ड स्टेप आ जाता है जिसका नाम है एक्सटेंशन, और इसका टेम्परेचर क्या है 72 डिग्री सेल्सियस। जल्दी बोलो, डीनेचुरेशन क्या कहता है 90 to 95, और एनीलिंग का क्या था 70 50 to 60 और एक्सटेंशन का 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 72 डिग्री सेल्सियस इज योर फिक्स्ड टेम्परेचर एट एक्सटेंशन। यस। टैग पॉलीमरेज सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड। अब टैग पॉलीमरेज का काम आ जाएगा सिंपल थर्ड स्टेप में। पीसीआर एम्पलीफाई कर सकता है फ्रेगमेंट 2n फॉर्मूले से। सर n क्या है, तो नंबर ऑफ साइकिल। अगर एक साइकिल करी तो n is 1, सो 2, मतलब कि 2 बार मेरे फ्रेगमेंट यहाँ पे बन चुके हैं। अगर मैंने 2 साइकिल चलाई तो 2 4। अब देखो, अगर मैंने 30 साइकिल्स चला दी, इतनी तगड़ी चीज़ है, अगर मैंने बस 30 साइकिल्स चला दी ना अपने जीन में, तो भाई पता है कितने सारे कॉपीज बन जाएंगी, एकदम मज़ा आ जाएगा सुन के। 2 की पावर 30, सोचो 2 की पावर 30 कितना ज़्यादा बड़ा नंबर है। और पता है ये हो जाएगा लगभग 2 की पावर 30 इज 1 बिलियन। 1 बिलियन कॉपीज़ ऑप्टेन हो जाएंगी केवल 30 साइकिल्स रन करने में। 30 साइकिल्स रन करोगे पीसीआर में, 1 बिलियन कॉपीज़ मिल गई। और हाँ, अब चलो पीसीआर का दूसरा नाम भी सुन लो, थर्मल साइक्लर। थर्मल साइक्लर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर, लिंकिंग ऑफ जीओआई विद वेक्टर्स। जीओआई मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो वेक्टर आर द व्हीकल्स दैट कैरी जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट तक ले जाते हैं, वो व्हीकल्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वेक्टर की, इनके जो साइज़ होता है वो स्मॉल साइज़ होता है ताकि आसान होते हैं हैंडल करने में। ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये साइट्स होती हैं जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है। ओराई कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए जो कि एग्जिस्ट करती हैं सेल में। कुछ प्लाज्मिड्स का 1 to 2 कॉपी नंबर होता है या सेल नंबर होता है, लो कॉपी नंबर। और कुछ प्लाज्मिड्स का 15 to 100 कॉपी नंबर भी होता है हाई। और बैक्टीरियोफेज का तो बहुत हाई कॉपी नंबर होता है। ठीक है। क्लोनिंग साइट्स मतलब कि रिकॉग्निशन साइट। टू इंसर्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट, रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम शुड बी देयर। अगर तुम्हें जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना है तो कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट वहाँ पे होनी चाहिए। जैसे कि इसकी EcoR1 इतनी सारी साइट्स, तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए मल्टीपल क्लोनिंग साइट नहीं होनी चाहिए, वो मल्टीपल कट्स लगा देती है। तो अच्छा वेक्टर वो है जिसके पास अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए अलग अलग साइट्स हैं। ये नहीं कि एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए बहुत सारी साइट, वो बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि एक फैक्टर ये देखो, इसके पास EcoR1 की साइट है, HIND2 की, SAL1 की, PST1 की, तो ये तो अच्छा हुआ। क्लोनिंग साइट्स फॉर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज गुड एज वी हैव मैनी ऑप्शंस। यस। Selectable markers are usually the antibiotic resistant genes against common antibiotics. Selectable marker usual antibiotic resistant gene होते हैं against the common antibiotics, जैसे कि एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन और क्लोरमफेनिकोल। ठीक है, कॉमन एंटीबायोटिक्स तुम्हारी हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आर एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में सिलेक्शन करने में हेल्प करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में। ठीक है। अब जैसे नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ये रिकॉम्बिनेंट है वेक्टर्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसके अंदर कोई फॉरेन डीएनए नहीं है। ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट विच टेक अप एनी फॉरेन डीएनए, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई भी एलियन पीस ऑफ डीएनए अगर इंट्रोड्यूस करते हैं हम होस्ट में। इक्वलाई बहुत अच्छा होस्ट होता है, नॉर्मली उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता किसी भी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता। तो इसका बहुत फ़ायदा, ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तुम सोच रहे हो यार यार रेजिस्टेंस नहीं है तो ये तो बेकार बात है, नहीं, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स के एग्जाम्पल कुछ सुन लो, प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, रेट्रोवायरस हो गया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन हो गया, PBR322 हमने बनाया है। P का मतलब प्लाज्मिड, BR का मतलब बॉलीवर एंड रॉड्रिगुez, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था अपनी लैब में। 322 क्या है सर, तो ये है एक स्पेसिफिक लैब का लैब नंबर।
एम्पीसिलिन, तो अगर AMPR लिखा है तो वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और अगर TATR लिखा है टेटार तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये है तुम्हारी BAMH1 की साइड, ये है तुम्हारी SAL1 की साइड। टेट्रासाइक्लिन में 2 साइड्स हैं, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन में 2 साइड्स हैं। टेट्रासाइक्लिन में ऊपर की साइड में BAMH1, नीचे की साइड में SAL1। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन में यहाँ पे ऊपर PVU1, नीचे है PST1। ऊपर है PVU1, नीचे है PST1, और ऊपर 3 है EcoR1, CLAV1 बीच में, और हाइंड 3 EcoR1, CLAV1 और हाइंड 3। और यहाँ पे है PVU2, क्या PVU2 आर ओ पी पे, ठीक है। ROP क्या है सर? तो ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए, ठीक है। और ये तुम्हारा हो रहा ही है सिंपल। तो इसकी एक एक साइट एकदम अच्छे से, एकदम मतलब कोई नींद में ही पूछ लेना तब भी बता दो, ऐसे दिमाग में छप जानी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, तो BAMH1 का मैं यूज़ करूँगा। एक कट लगाया और GOI को अपने इंसर्ट कर दिया BAMH1 में। अब किसी में इंसर्ट हो गया, किसी में नहीं हुआ, तो जिसमें इंसर्ट हो गया वो हो गया रिकॉम्बिनेंट, जिसमें नहीं हुआ वो हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट। 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे होस्ट को। यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। जो ट्रांसफॉर्मेंट है यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी, सॉरी। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। सिलेक्शन की बात करूँ तो कल्चर प्लेट 1 न्यूट्रिएंट में, अब ये देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया एम्पीसिलिन। सर एम्पीसिलिन डाल के क्या हुआ? तो हेयर ट्रांसफॉर्मेंट, यहाँ पे केवल ट्रांसफॉर्मेंट सर्वाइव कर पाएंगे, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे वो मर जाएंगे। कैसे? उनके पास इकोलाई के पास, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि एंटीबायोटिक्स के लिए अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं होता। तभी तो हमारे लिए अच्छी बात है, तभी तो हमारे लिए अच्छी बात है। अब इसके अंदर कोई वेक्टर नहीं है, वेक्टर के पास तो था रेजिस्टेंस, इसलिए जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगी वो मर जाएंगे सारे के सारे। मतलब कि अब मेरे कल्चर प्लेट में केवल और केवल ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट ही बचे हैं। अब इन दोनों के बीच सिलेक्शन करना है तुम्हें, ठीक है। इन दोनों के पास तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एलिमिनेट हो गए। कितना बढ़िया है, कितना कंसेप्चुअल चीज़ है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमने सेलेक्ट कर लिया था एम्पीसिलिन डाल के। मैंने क्या सेलेक्ट करा था? अच्छा, एम्पीसिलिन डाल के मुझे क्या पता चल गया था, किस में सिलेक्शन हुआ था? एम्पीसिलिन डाल के ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब मैं डालूंगा टेट्रासाइक्लिन। सर उससे क्या होगा? उससे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में सिलेक्शन हो जाएगा। सर मरेगा कौन, सर्वाइव कौन कर जाएगा? तो टेट्रासाइक्लिन जब तुमने डाली तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो इंटेक्ट टेट्रासाइक्लिन जीन होगा ही नहीं, और रिकॉम्बिनेंट वाले डाई कर जाएंगे, क्योंकि तुमने उनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करा था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, अभी आगे बताऊंगा। चलो वो चीज़, वी क्रिएटेड अ कॉपी ऑफ फर्स्ट प्लेट, प्लेस वहाँ पे वुडन ब्लॉक डाला, टेकअप इकोलाई, देन सेकंड प्लेट में रखा। अब इकोलाई को मुझे पता था कि सेम पोजीशन पे ही ग्रो करेगा। अब मैंने जो वहाँ से ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक लिया था, दूसरी प्लेट पे जो डाला था, तो मैंने दूसरी नहीं। अब तुम पूछोगे कि यार रिकॉम्बिनेंट तो हमें चाहिए ही था, तुमने उसे ही मार दिया, तो क्या फ़ायदा? नहीं, मैंने सबसे पहले ब्लॉक लिया, फिर दूसरी प्लेट पे रखा था थोड़ा सा, तब मैंने दूसरी प्लेट पे यूज़ करा था टेट्रासाइक्लिन, वहाँ पर मारा था। एम्पीसिलिन ने सिलेक्शन करवा दिया ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में, टेट्रासाइक्लिन ने रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ने। और बच्चे इसी चीज़ को याद रख लेते, अच्छा एम्पीसिलिन ने सिलेक्शन करवाया ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन में करवाया था रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। नहीं भाई, इसे याद मत रखो, तुम कंसेप्ट पकड़ो, मेरा कंसेप्ट पकड़ो। एक बात बताऊं, अगर मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट BAMH1 की जगह PVU1 या PST1 में डाल देता, तो तुम्हारी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इंसर्शनल इनएक्टिवेट हो जाती, और तब ये मामला एकदम उल्टा हो जाता। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात है यार ये। क्या बात है, मज़ेदार एकदम।
तब तुम्हारा मामला उल्टा पड़ जाता। अब वो बच्चा जो रट के बैठा है, अगर मैं उससे ये वाला सवाल पूछूं, उसकी तो एकदम पैरों तले ज़मीन एकदम खिसक जाएगी, पूरा दिमाग हिल जाएगा उसका। अगर मैंने उससे ये पूछ लिया कि मैंने बचपन की जगह PVO1 में इंसर्शनल एक्टिवेशन कर दी, भाई उसके उसका 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 सारे कंसेप्ट ही हिल जाएंगे। कंसेप्ट वैसे उसने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जो भी रटा है वो सब हिल जाएगा। चलो, तो इन प्लेट टू रिकॉम्बिनेंट डाई कर जाते हैं टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि डैमेज थी हमारी। वी कैन लोकेट इट्स पोजिशन फ्रॉम प्लेट वन, उन्हें बाहर निकाल लो और कल्चर करो फिर सेपरेटली। हेयर कट शुड बी मेड विद इन एनी ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और हाँ, कट किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में ही लगना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में ही कट लगना चाहिए, याद रखना। फिर हम यार कैसे करेंगे हैं, हम रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट में सिलेक्शन कैसे करेंगे बताओ। Since the above method of selection is a cumbersome process, cumbersome means मेहनत करने वाला प्रोसेस था, ऊपर कितना सारा है हमें यार सोचना पड़ा है ना। हमने ब्लॉक लिया, ये सेकंड प्लेट, फिर उसमें टेट्रासाइक्लिन, ये वो है ना, वो एक कम्बरसम प्रोसेस थी एकदम, मेहनत और सोचने वाली। आओ मैं तुम्हारे लिए एक आलसी वाली प्रोसेस बताता हूँ, मतलब मजाक कर रहा हूँ, आलसी वाली नहीं, उससे काफ़ी इफेक्टिव। Since multiple platings are required, so we can use another, वैसे है एलसी वाली है, so we can use another plasmid PUC8 ब्लू वाइट कॉलोनी सिलेक्शन। इसका नाम है ब्लू वाइट कॉलोनी सिलेक्शन। सर इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक प्लाज्मिड मैंने लिया जिसका नाम था PUC8, PBR322 नहीं, PUC8, PBR322 नहीं, PUC8, ठीक है। प्लाज्मिड और UC का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और 8 अरे लैब नंबर यार उस यूनिवर्सिटी में, ओके। तो यहाँ पे था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और यहाँ पे था लेक्सी जीन। रिकॉग्निशन साइट फॉर मैनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए होती है लेक्सी जीन। मैंने क्या करा, ये जो लेक्सी जीन का कंसेप्ट होता है ना, पता है ये जो लेक्सी जीन होती है, ये एक एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। सर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करता है, ये एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। क्या घटिया बात बताइए, हर एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। रुक जाओ अभी, सब्र करो, बता रहा हूँ मैं। एक्स गैल एक सबस्ट्रेट होता है, एक्स गैल, वो एक्स गैल को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसका कलर ब्लू होता है। ये था कंसेप्ट। अब चालू करते हैं अपना ब्लू वाइट कॉलोनी सिलेक्शन। समझदार बच्चे तो लेकिन इसी से ही समझ गए होंगे। और हाँ, कोई भी सबस्ट्रेट से अगर कलर फॉर्म हो रहा है तो उस सबस्ट्रेट को क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्रोमा, क्रोमा का अपने आप में एक मतलब कलर होता है, क्रोमा कलर, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, बायोलॉजी में हर वर्ड का मतलब है। वी ट्राई टू इंसर्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट विद इन लेक्सिजीन यूजिंग रेस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस। अब देखो ध्यान से सुनना, दो यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट है और रिकॉम्बिनेंट है। जब मैंने इसे इक्वलाई के अंदर डाला तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, वही तीन पॉसिबिलिटीज़ जो कि उस पहले वाले मेथड में थी, ठीक है, वही बन गई यहाँ पे। अब क्या करा मैंने, इस कल्चर में ना एम्पिसिलिन डाल दिया और एक्सकेल डाल दिया। सर एम्पिसिलिन डालने से क्या हुआ, ये एम्पिसिलिन डालने से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में सिलेक्शन हो गया और केवल ट्रांसफॉर्मेंट सर्वाइव कर गई। सर एक्सकेल, अच्छा मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बची हैं, वो सॉरी अब ट्रांसफॉर्मेंट ही बची हैं यहाँ पे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो मर गई, उनके पास नहीं था प्लाज्मिड, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि अब मेरे कल्चर में केवल और केवल ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब मैं इसमें कैसे सिलेक्शन करूँगा, वही कंसेप्ट यार एकदम, बहुत प्यारा लगता है मुझे। एक्स गेल डाल दिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट हैव इंटैक्ट लेक्सिजीन प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेस कन्वर्ट एक्स गेल टू ब्लू कलर ब्लू कॉलोनीज, रिकॉम्बिनेंट नो ब्लू कलर लेक्सिजीन कट नो बीटा गैलेक्टोसाइडेस नो ब्लू कलर। जो रिकॉम्बिनेंट था मैंने लेक्सिजीन के अंदर वहाँ पे अपना GOI डाला था कि नहीं, मतलब कि वहाँ पे इंसर्शनल एक्टिवेशन हो गई होगी। अब वहाँ पे लेक्सिजीन की वर्किंग एक्टिव नहीं है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट में लेक्सिजीन एक्टिव होगा, और जो तुमने एक्स गेल डाला है उससे लेक्सिजीन बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस करके वहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा। मतलब कि जिन कॉलोनीज़ का कलर ब्लू होगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगी, और जिनका कोई कलर नहीं होगा, जो वाइट होंगी, वो
रिकॉम्बिनेंट होगी, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट होगी। यार कितना मतलब वो उसमें सर कलर क्यों नहीं आया? इंसर्शनल एक्टिवेशन। अब वो लेक्सिजीन रिकॉम्बिनेंट में बीटा गैलेक्टोसाइडिस फॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, तो काय का कलर आएगा? क्या मस्त चीज़ है यार, ये क्या मस्त चीज़ है, बताओ ये वाला आसान। अब देखो वो कितनी कम्बरसम थी सच में, वो कितनी कम्बरसम थी। यहाँ तो हम बच्चों की तरह कलर से एकदम पता लगा ले रहे हैं कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। मेरी एक प्लेट रखी मैंने, उसमें ऐसे ही ब्लॉक, फिर दूसरी प्लेट में ठिश 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 ऐसे कर रहा हूँ। ये क्या है यार, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, कितना आसान है। ब्लू कलर, वाइट कलर, बच्चों की तरह हम खेल रहे हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ? ड्यू टू द इंसर्ट ऑफ एन एलियन डीएनए विद इन अ पर्टिकुलर जीन, दैट जीन बिकम्स इनएक्टिव। कोई भी एलियन डीएनए जब उसमें इंसर्ट कर दोगे सिंपली तो वो इनएक्टिव हो जाता है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। बैक्टीरिया होस्ट। तो बैक्टीरिया के लिए अगर होस्ट है तो मैं एक प्लाज्मिड वेक्टर डालूंगा, अगर एनिमल सेल है मेरा होस्ट तो मैं रेट्रोवायरस डालूंगा। वेक्टर अगर प्लांट सेल है तो एग्रोबैक्टीरियम टिपिफिशियम। आप देख लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम टिपिफिशियम कैसे वर्क करता है। पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट, काफ़ी सारे डाइकोट प्लांट का पैथोजन होता है ये, जो कि ट्यूमर कॉज करता है। इट इज़ डिजार्म्ड सबसे पहले, लेकिन मैं इसे डिजार्म कर देता हूँ बिफोर यूजिंग एज अ वेक्टर। इसके अंदर होता है टी आई प्लाज्मिड। देखो टी आई प्लाज्मिड, उस टी आई प्लाज्मिड में टी डी एन ए होता है, ट्रांसफर डी एन ए। टी आई मतलब कि टी आई प्लाज्मिड मतलब सर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बेटा, यस। ये प्लांट को इन्फेक्ट करने में डाल देता हूँ, और ये टी आई प्लाज्मिड से जो टी डी एन ए वो ज्वाइन कर जाएगा प्लांट के डी एन ए से, और कॉज करेगा कॉजेस ट्यूमर एंड डायरेक्ट द प्लांट टू सिंथेसाइज केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, जो कि ट्यूमर कॉज करेंगे उससे, और प्लांट को डायरेक्ट करेंगे कि वो केमिकल्स सिंथेसाइज करे जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट है उस एग्रोबैक्टीरियम के। बिल्कुल। TDNA modifies so that it does not cause any harm and can be used to insert our GUI, gene of interest. Similarly, retrovirus भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। Retrovirus have also been disarmed and are now used to deliver desirable gene into animal cells में बस यूज़ करते हैं, और यूजुअली जो रेट्रोवायरस होता है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में, लेकिन यहाँ पे मैं उसे डिज़ार्म कर देता हूँ। तभी बाद में यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब कि फॉरेन डीएनए उसमें उसके अंदर डालना है, तो होस्ट मेड, लेकिन सबसे पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा ताकि वो उस फॉरेन डीएनए को ले सके। तो पहला मेथड है हीट शॉक मेथड। मैं ऐसे प्यार से टॉर्चर मेथड भी बोलता हूँ, ये मैंने नाम दिया है, यस। यूजुअली डन फॉर बैक्टीरियल सेल्स। इसे हीट शॉक मेथड हम ज़्यादातर बैक्टीरियल सेल्स के लिए करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले ना कॉम्पिटेंट बनाने का मतलब केपेबल बनाना। ट्रीट बैक्टीरियल सेल विद डाईवेलेंट केटाइंस लाइक Ca2+, उससे ट्रीट करो सबसे पहले कैल्शियम आयन से। देन डीएनए बाइंड करेगा एंड कम्स नियर द सेल। डीएनए हाइड्रोफिलिक एंड नीड्स टू बी पुश्ड इनटू बैक्टीरियल सेल। सबसे पहले कैल्शियम आयंस आए, डाईवेलेंट कोई भी कैटायन ले लो। अब क्या करो, अब वो जो डीएनए है वो उन कैल्शियम आयंस के साथ बाइंड कर जाएगा, तो वो सेल्स के भी पास आ गया, और डीएनए ऊपर से हाइड्रोफिलिक भी होता है, तो वो पुश किया जाता है बैक्टीरियल सेल में, ठीक है, क्योंकि वो आसानी से ना जाएगा नहीं, तो पुश करना पड़ता है। इंक्यूबेट्स और प्लेस देम इक्वलाई ऑन आइस। अब सबसे पहले आइस डालो, क्या डालना है, सबसे पहले क्या करना है, आइस। देन उसके बाद हीट, वो भी 42 डिग्री सेल्सियस पे। देन वापस से उस इक्वलाई को आइस पे डालो। अब वो जो बैक्टीरियल सेल होगी वो उस फॉरेन डीएनए को ले लेगी, यस। तो आइस, फिर हीट डाली 42 डिग्री सेल्सियस, फिर से आइस पे रख दो। ये हो गया हीट शॉक मेथड। देन सेकंड इज योर बायोलिस्टिक और जीन गन।
यूजुअली फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स के लिए होता है। इसमें गोल्ड टंगस्टन को मैं कोट कर देता हूँ डीएनए से और बम्बार्ड करता हूँ हाई वेलोसिटी के साथ उस प्लांट सेल पे, ताकि वो डीएनए इंसर्ट हो जाए। थर्ड इज माइक्रो इंजेक्शन। तो इसमें हम माइक्रो इंटेल का यूज़ करते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल में। यूज़ ऑफ डिज़ार्म वेक्टर्स, तो कौन कौन से डिज़ार्म वेक्टर्स, ये तो अभी बताया था। रेट्रोवायरस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशिएंट टीआई प्लाज्मिड। रेट्रोवायरस फॉर एनिमल सेल्स, एग्रोबैक्टीरियम इज और प्लांट सेल। ठीक है। अब आएगा हमारा कौन सा स्टेप, सेवेंथ स्टेप। कौन सा, सेवेंथ स्टेप। कल्चर द होस्ट इन लार्ज अमाउंट। फॉर दिस बिग टैंक्स की रिक्वायरमेंट है बायोरिएक्टर्स की, जिनमें लार्ज वेसल को हम यूटिलाइज करेंगे कल्चर के लिए, और इसमें 100 लीटर से 1000 लीटर की वॉल्यूम होती है। बायोरिएक्टर से पहले हम स्मॉल कल्चर फ्लास्क बनाते हैं, जिसे हम पायलट प्लांट भी बोलते हैं, ताकि अंडरस्टैंड कर सकें ऑप्टिमम कंडीशंस जो कि रिक्वायर है कल्चर करने के लिए। ऑप्टिमम कंडीशन मतलब कि पीएच, टेम्परेचर, ये सारी मैं पहले पता कर सकूँ, इनकी स्टडी कर सकूँ, तभी तो कंट्रोल करूँगा बायोरिएक्टर में। ये थोड़ी कि एकदम से बायोरिएक्टर में डाल दिया, ऐसे नहीं। छोटे से पहले छोटे 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 उसमें छोटे लेवल पे पायलट प्लांट या स्मॉल कल्चर फ्लास्क। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए बायोरिएक्टर की। पहली प्रॉपर्टी, एसिड बेस या पीएच कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। सिलिंड्रिकल टैंक्स होते हैं जो कि यूनिफॉर्म या इवन मिक्सिंग करते हैं कल्चर की। फोम ब्रेकर होने चाहिए, जो फोम बनती है डेवलप मिक्सिंग के टाइम पे उस फोम को काट सकें। एजिटेटर सिस्टम होता है एयर की अवेलेबिलिटी कराने के लिए। मोस्ट कॉमन यूज़ बायोरिएक्टर होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ करने वाले स्टर्ड टाइप बायोरिएक्टर। सर ये स्टर टाइप बायोरिएक्टर क्या होते हैं। तो बेसिकली स्टर टाइप बायोरिएक्टर में दो टाइप के स्टर टाइप बायोरिएक्टर आते हैं। पहला है सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर, दूसरा स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर। सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर में ये लगा है मोटर, ये है तुम्हारी फॉर्म ब्रेकर जो कि फॉर्म को ब्रेक करेगी। ये है फ्लैट इम्पेलर ब्लेड्स जो कि कल्चर की मिक्सिंग के लिए। नीचे है स्टेराइल एयर, है ना। यह है स्टीम फॉर स्टराइजेशन का इनलेट फॉर अवॉइडिंग एनी कंटेमिनेशन बिफोर वी कल्चर आर सेल। एसिड बेस कंट्रोलर सिस्टम है ये, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सिंपल स्टेट बायोरिएक्टर। स्पार्ज स्टेट बायोरिएक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे एक स्पार्ज ट्यूब होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट लेक्चर। तो ये है स्पार्ज स्टेट बायोरिएक्टर फॉर सेंडिंग एक्स्ट्रा O2। मुझे कल्चर में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सेंड करनी है। अब ये क्या काम करेंगी, ये सरफेस एरिया बढ़ाएंगी, स्पार्ज ट्यूब का अच्छे से मिक्सिंग होगी। बबल्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। टाइप ऑफ कल्चर, दो टाइप के कल्चर होते हैं, बैच कल्चर और कॉन्टीन्यूस कल्चर। बैच कल्चर में क्लोज सिस्टम होता है, एक बार अगर तुमने वहाँ पे कल्चर डाल दिया, इक्वलाई होस्ट, न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन, सॉल्ट्स एक्सेट्रा रिक्वायर है वो ऐड कर दो और क्लोज कर दो, फिर तुमने कोई एडिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बीच में, ठीक है। इक्वलाई डाल दिया, न्यूट्रिएंट डाल दिया, वाइटामिन, सॉल्ट जो भी रिक्वायर्ड है डाल दिया, लेकिन फिर बाद में तुम्हें कोई डालने की बीच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका स्मॉलर बायोमास होता है। पहले लॉग फेस आया, फिर पहले लैग फेस आया, फिर लॉग फेस आया। लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल फेस। देन थोड़े टाइम बाद वो स्टेशनरी फेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टेशनरी फेस में। लेकिन अगर मैं कॉन्टीन्यूअस कल्चर की बात करूँ तो जैसा कि इसका नाम बता रहा है, हेयर न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन, सॉल्ट्स यूज्ड फॉर कल्चर कैन बी एडिड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑल्सो एंड मेटाबॉलिक वेस्ट कैन बी ड्रेन्ड आउट टाइम टू टाइम। तुम इन्हें बीच बीच में भी डाल सकते हो, जो भी न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन, सॉल्ट हैं प्रोसेस के बीच में,
और मेटाबॉलिक वेस्ट टाइम टू टाइम बाहर भी निकलता जाएगा आउटलेट पाइप से, समझे। तो इसका लैग फेस आता है, इसका लॉग फेज भी आता है, एक्सपोनेंशियल फेज, लेकिन इसका स्टेशनरी फेज नहीं आता, ठीक है। हाँ, वी कैन मेंटेन होस्ट इन एक्सपोनेंशियल फेज लार्जर बायोमास। मैं जब तक चाहूँ, मैं जब तक एक्सपोनेंशियल फेज रख सकता हूँ, मेरी जब मर्जी होगी तभी स्टेशनरी फेज आएगा इसमें, अपने आप नहीं आएगा। और मेटाबॉलिक वेस्ट अपने आप रिमूव होता जाएगा, चीज़ें तुम ऐड कर सकते हो। एनी फॉरेन जीन एक्सप्रेसिंग इन हेट्रोलोगस होस्ट एंड फॉर्मिंग प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। कोई भी फॉरेन जीन किसी भी हेट्रोलोगस होस्ट में अगर कोई प्रोटीन फॉर्म कर रही है उसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे। और एक चीज़ और बतानी है, हाँ, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है सर, ध्यान से सुनो। सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसमें हम बेसिकली उस प्रोडक्ट का प्योरिफिकेशन आप अच्छे से करेंगे, सेपरेट करेंगे, है ना। और अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग टेक्निक होती हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे स्टोर करने के लिए, और फिर उन्हें मार्केटेड कर देंगे, मतलब उनकी खूब एकदम भर के फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे अपना, कि ये देखो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, और खूब मार्केटिंग करेंगे। बस ये हो गया डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब ये चैप्टर फाइनली एंड होता है।